हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आई एम तृप्ति पांडे और आप सभी का मैं जीएससी मास्टर चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आप सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार और सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से गुड डे। अगर आप सभी मुझे देख रहे हैं या मेरे चैनल पर जुड़े हुए हैं तो ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है ग्रेविटेशन का। देखो, आपको ग्रेविटेशन क्या होता है ये मैंने बताया। ग्रेविटेशन हमें क्यों ज़रूरी है, क्यों हम उसको नेगलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्यों ऐसा है कि उसको यूज़ ना करके किसी और को यूज़ कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें मैं आपको डिस्कस कर चुकी हूँ। आप पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। हाँ, आपको ग्रेविटी नहीं बताई गई है। आज हम डिफरेंस के अकॉर्डिंग वो भी आपको समझा देंगे। तो आपको कुछ बेसिक टर्म्स बताए जाएंगे आज। बेसिक टर्म्स में एज लाइक मल्टीपल क्वेश्चन एंड कॉम्पिटिटिव लेवल क्वेश्चंस जो ग्रेविटेशन से उठे जाते हैं या पूछे जाते हैं आपसे, एंड विथ न्यूमेरिकल, क्योंकि उस दिन न्यूमेरिकल नहीं हो पाया था, कुछ हम लोगों ने फार्मूला डिस्कस कर लिया था। आज हम फार्मूले के साथ साथ न्यूमेरिकल भी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, फार्मूले में आपको यूनिट निकालना बताया गया है, फार्मूला जनरेट करने के लिए भी बता दिया गया है। तो चलिए देखते हैं कि हम कैसे इसके टॉपिक्स के न्यूमेरिकल करते हैं। सभी लोगों को ग्रेविटेशन से रिलेटेड टॉपिक जो है बहुत ज़्यादा हाई लगता है, बहुत ज़्यादा कभी कभी टफ लगता है कि क्यों इसका मल्टीप्लाई इतना कठिन है। तो आज हम वही डिस्कस करेंगे कि क्यों हमें नहीं लगना चाहिए कि ये चीज़ें कठिन है। ठीक है, तो चलिए पहले बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखो, ये जो पढ़ते हैं आप, पढ़ने में हर चीज़ें आप पढ़ते हैं। जैसे बुक से कोई चीज़ पढ़ता है, कोई किसी टेक्स्ट बुक से पढ़ता है, तो कभी कभी वीडियोस के थ्रू कोई वही पढ़ लेता है, कोई फ़ोन के ज़रिए पढ़ता है। आपको क्या पढ़ना है, क्यों, कब, कहाँ और कैसे, आपको ये चीज़ें ज़रूरी है जानना। क्योंकि आज देखो, कोरोना टाइम से सबका परसेंटेज बहुत हाई है, बहुत ज़्यादा हाई है। तो जो संसार में हर एक समय, हर एक टाइम में, हर एक ईयर में कम से कम 2 से 5 लाख बच्चे क्या है 90% ऊपर जा रहे हैं। 10th और 12th को मिलाकर, या उससे भी ज़्यादा जा रहे होंगे, कम ही जा रहे हैं। पर 1 लाख हम सपोज करके चलते हैं कि अगर हर ईयर आपके 90% लोग जो है वो 90% पाते हैं, तो क्या उन सभी 90% वालों को जॉब मिलती है? गवर्नमेंट जॉब उन्हीं के लिए बनी हुई है? अगर ये हाँ, इस उत्तर को आप हाँ में कह रहे हैं, तो कहाँ जाते हैं ये सारे मेंबर्स जो 90% एबव है, 95% एबव है, 98%? क्या सभी को जॉब मिलता है? बहुत सारे लोग ऐसे हैं परसेंटेज बटोर के रखे हुए हैं, कोई काम नहीं है। तो आप परसेंटेज पे फोकस मत करिए। आपको फोकस कहाँ करना है कि हमें क्या चीज़ें आ रही है। अगर आपको आ रहा है तो आई होप आपको 100%, अगर आप 55% भी पाए हैं तो आप एक दिन सेलेक्ट जरूर होंगे। लेकिन आप अगर 98% भी पाए हैं, वो भी चीटिंग के दौरान या रट्टा मार के, तो आप कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते। तो इसलिए अपने आप को बनाए रखने के लिए या किसी के सामने शर्मिंदा ना महसूस करने के लिए पढ़ाई और आईक्यू लेवल आपका स्ट्रांग होना चाहिए। वो चीज़ें हम भागते हैं, हम भाग रहे हैं आज के दिन में परसेंटेज के बेस पर। परसेंट आपका डिसाइड नहीं करता कि आप अच्छे हैं या बुरे हैं, आपको बहुत आता है या बहुत कम आता है। आपको जो डिसाइड करता है आपका आईक्यू लेवल डिसाइड करता है। माना हर जगह आपको नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हाँ, आप अपने लिए कभी शर्मिंदा नहीं महसूस करेंगे। इसलिए खुद को काफ़ी ज़्यादा मैच्योर करके चलिए आज हम देखते हैं वो टॉपिक्स जिनमें हम देखेंगे कि क्या क्या ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो ग्रेविटेशन से रिलेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम न्यूमेरिकल के साथ भी देखेंगे। पहला क्वेश्चन आपसे जो पूछा जा रहा है, देखिए ध्यान से, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। व्हाट विल हैपन टू द ग्रेविटी, व्हाट विल हैपन टू द ग्रेविटेशन फोर्स। कह रहा है क्या होता है ग्रेविटेशन फोर्स में बिटवीन टू बॉडीज। अगर दो बॉडीज हैं और उनके बीच मासेस ऑफ द बॉडी इज डबल। देखो, क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि अगर कोई भी दो बॉडीज है लाइक ए एंड बी, ये आपका एक ऑब्जेक्ट है या एक बॉडी है, दूसरा आपका ये है, इसका नाम है ए और इसका नाम है बी। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि दो कोई बॉडीज हैं, ए और बी हैं। ठीक है, यदि इनके बीच ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है, दो ऑब्जेक्ट के बीच कौन सा फोर्स लग रहा है? ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है। और यदि हम इन बॉडीज के मासेस को डबल कर दें तो ग्रेविटेशन फोर्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? दो बॉडीज हैं,
जिनका मास पहले से ही डिसाइड है, क्या क्या है? देखो, एक में मैंने ये हाथ में ये कैप वाला लिया हुआ है एंड सेकेंड हाथ में मैंने क्या किया है, एक मार्कर लिया है, ठीक है। ये दो बॉडीज हो गई, एक और ये दो। हम दोनों बॉडीज में नाम रख लेते हैं, इसका नाम मार्कर है, इसका नाम कैप है, मान लेते हैं, ठीक है। एजम्पशंस के थ्रू मान लेते हैं कैप और मार्कर हमने लिया है। तो इसका मास हो सकता है 20 या 25 ग्राम्स हो या 250 ग्राम हो, इसका भी अपना कुछ ना कुछ वेट होगा। तो दोनों का वेट जो है वो अलग अलग है। लेकिन अगर ये 20 ग्राम का है और मैं इसको 40 ग्राम कर दे रही हूँ और ये 25 ग्राम है तो मैं इसको 50 ग्राम कर दे रही हूँ, तो मैंने क्या किया, इसके मास को डबल कर दिया। इनके बीच तो 100% है, ग्रेविटेशन फोर्स पहले से ही लग रहा था, क्योंकि यूनिवर्स में ऐसा कोई ऑब्जेक्ट नहीं है जिनके पास ग्रेविटेशन फोर्स ना हो। तो यदि हमने इसके मास को डबल कर दिया तो अब क्या ग्रेविटेशन फोर्स भी डबल हो जाएगा? क्वेश्चन समझ में आया? कोई भी दो बॉडीज होंगी, उनका अपना अपना मास होगा, यदि उसी मास के रिस्पेक्ट में हम उसको क्या कर दें, 2 गुना कर दें, तो जो ग्रेविटेशन फोर्स पहले से ही उस पर लग रहा है क्या वो भी 2 गुना हो जाएगा? तो बिल्कुल नहीं। ऐसा होता है? ऐसा होता है? ध्यान से सुनो, ग्रेविटेशन फोर्स क्या डबल हो जाएगा? यदि मास को इंक्रीज करोगे तो ग्रेविटेशन फोर्स इंक्रीज होगा? नहीं, ये रटा रटाया है, तो बिल्कुल नहीं ऐसा है। अब देखिए, आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2, मतलब ग्रेविटेशन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। यदि मास को आप बढ़ा रहे हैं तो फोर्स अपने आप बढ़ जाता है। इसका मतलब आपको यही बताया गया था, अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। आपको क्या बताया गया था कि जैसे जैसे आप फोर्स को इंक्रीज करोगे, इसका मतलब है कि आपने जो पहले ऑब्जेक्ट लिया हुआ था, जो पहले ऑब्जेक्ट आपने लिया हुआ था, उसका मास आप धीरे धीरे बढ़ा रहे हो, तभी आपको फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जब किसी ऑब्जेक्ट का मास 2 गुना हो जाएगा तो 100% उसका फोर्स भी कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। यदि मैं कह दूं इन दोनों बॉडीज का मास आपने क्या कर दिया, 4 गुना कर दिया, इन दोनों बॉडीज का जो मास था उसको हमने 4 गुना कर दिया है, तो इसका मतलब 100% है कि उसका फोर्स भी कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। मतलब what will happen to the gravitation force between the bodies masses? One body is double। जब किसी एक बॉडी या 2 बॉडीज के बीच ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा हो और इनके मासेस को आप डबल कर रहे हैं तो 100% उसका ग्रेविटेशन फोर्स भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ऐसा हमने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में आपको बता दिया है। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग भी आप कह सकते हैं कि अगर फोर्स बढ़ता है, फोर्स इंक्रीज करता है, तो मतलब मास भी इंक्रीज कर रहा है। अगर मास डिक्रीज करता है तो फोर्स भी क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो इसने कहा मास को डबल करेंगे तो फोर्स अपने आप क्या हो जाएगा, डबल। तो इसका आंसर हो जाएगा हाँ, फोर्स, इसका आंसर क्या हो जाएगा, यदि आप मास को 2 गुना करेंगे तो उस पर लगने वाला फोर्स भी क्या हो जाएगा, डबल्ड हो जाएगा। तो इसने क्या पूछा था, फोर्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये भी क्या हो जाएगा, डबल्ड हो जाएगा। कितना हो जाएगा, डबल। मास डबल तो फोर्स भी अपने आप क्या होगा, डबल हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हु फॉर्मुलेटेड द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? Who formulated the universal law of gravitation? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को किसने फॉर्मुलेट किया था? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को किसने फॉर्मुलेट किया था? देखो, सबसे पहले जो दिया गया था फॉर्मूला इसके अकॉर्डिंग में, वो सर आइजैक न्यूटन ने नहीं दिया था, आप चेक कर सकते हैं, कोई और दिया है। ठीक है, लेकिन इसको मेन रूप से डिफाइन किया गया है किसके द्वारा, सर आइजैक न्यूटन के द्वारा। किसके, सर आइजैक न्यूटन के द्वारा। तो ग्रेविटेशन फोर्स को किसने डिस्कवर किया है, सर आइजैक न्यूटन ने। तो आपका दूसरा आंसर क्या है, सर आइजैक न्यूटन ने। अगर आपसे कोई पूछता है कि हु फॉर्मुलेटेड यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का जो फॉर्मूला था वो किसने डिस्कवर किया? इसने ग्रेविटेशन के बारे में नहीं पूछा आपसे कि ग्रेविटेशन क्या होता है या उसको किसने डिफाइन किया। इसने पूछा है
कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है F=G m1m2/r², उसको किसने फॉर्मुलेट किया था? तो उसको किया था सर आइजैक न्यूटन जी ने। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है? When a body is thrown vertically, when a body is thrown vertically upwards that its final velocity, अगर कोई वस्तु वर्टिकल रूप से कहीं ऊपर फेंकी जा रही है तो बताओ उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? ध्यान से देखना, ये कोई ऑब्जेक्ट है, वर्टिकल का मतलब आई होप सबको पता होगा, परपेंडिकुलर जिसको कहते हैं ना उसी को कहते हैं वर्टिकल। है भैया, उसी को क्या कहते हैं? वर्टिकल। देखो वर्टिकल का मतलब क्या है कि परपेंडिकुलर लाइन होना चाहिए, स्ट्रेट। ठीक है, तो ये स्ट्रेट लाइन ही आपका क्या होता है? स्ट्रेट लाइन का मतलब आप उसको हॉरिजेंटली नहीं वर्टिकली लीजिए, मतलब खड़ा खड़ा करके। ठीक है, खड़ा खड़ा मतलब ऐसे बांस बम्बू की तरह। तो ठीक है, ये कह रहा है कि अगर कोई बॉडी जो है ऊपर की तरफ ऐसे एकदम सीधा फेंकी जा रही है, देखो ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये कोई बॉडी है, इस बॉडी को हमें क्या करना है? इस बॉडी को हमें फेंकना है ऊपर, तो हम फेंकेंगे इसको ऊपर। वो भी कह रहा है परपेंडिकुलर या वर्टिकल फेंकना है। कैसे फेंकना है? वर्टिकली ऊपर की ओर फेंकना है। तो आपने क्या किया? इस वस्तु को, इस बॉडी को लिया और ऊपर की ओर फेंका, वो भी कैसे? वर्टिकल। तो पूछ रहा है इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? आपसे क्या पूछ रहा है? इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, यही पूछ रहा है आपसे कि व्हेन अ बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड्स द हाइट वर्टिकली देन इट्स फाइनल वेलोसिटी इज, तब इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जब किसी बॉडी को वर्टिकली ऊपर की ओर फेंका जा रहा है तो उस पर लगने वाला जो वेलोसिटी होगा या जिस वेलोसिटी से वो जाएगा वो वेलोसिटी क्या होगी? तो आपको बताना है कि भैया जब ये ऊपर जाता है, ध्यान से देखो, आपने यहाँ से वस्तु को फेंका या किसी बॉडी को फेंका ऊपर की तरफ, तो जब ये ऊपर जाएगा तो एक वेलोसिटी के साथ जाएगा। जहाँ से फेंका जा रहा है वहाँ तो रेस्ट पे था ना पहले आपके हाथ पे, जैसे मैं इसको फेंकने वाली हूँ तो अभी ये कैसे है? रेस्ट पे है। इसको फेंकूंगी तो फाइनल वेलोसिटी कहाँ होगी? जहाँ पर ये जाकर रुकेगी, जिस ऊंचाई पर ये जाकर वर्टिकली रुकेगी वही उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी। तो ये जहाँ से स्टार्ट हो रहा है मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी भी क्या होगी? ज़ीरो होगी। इनिशियल वेलोसिटी भी क्या होगी? ज़ीरो होगी। और इसकी फाइनल वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी? ज़ीरो हो जाएगी। बात समझ में आई? तो जब किसी वस्तु को अपवर्ड द हाइट फेंक रहे हैं, अपवर्ड द हाइट फेंक रहे हैं, तो वहाँ पर उसकी फाइनल वेलोसिटी हमेशा क्या होती है? ज़ीरो होती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा था? व्हेन अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स व्हाट इज इट्स फाइनल वेलोसिटी? तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? इसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी ज़ीरो, बिकॉज इसको हम जमीन से ऊपर मतलब अर्थ से ऊपर फेंक रहे हैं। तो एक टाइम पर जाकर आपको पता है बॉल रुक जाती है और फिर नीचे की ओर आने लगती है, इसलिए इसकी फाइनल वेलोसिटी आपको ज़ीरो बताई गई है। ठीक है, और सेम कंडीशन यहाँ पर कह रहा है व्हेन अ बॉडी ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट, जैसे आप छत के ऊपर चढ़ गए, बॉडी को छोड़ो, मान लो यहाँ पर ये छत है, ठीक है, छत के ऊपर आप खड़े हुए हैं, आपकी बहन या आपकी सिबलिंग से आपका झगड़ा होता है तो क्या मन करता है कि उसको धक्का दे दे नीचे आ जाए। बाय होप आपको नहीं मन करता है, लेकिन क्या करते हैं, मान लो आपने अपनी दीदी को या मुझे, मैं ही खड़ी हूँ छत पर, अचानक से कोई मुझे आया और धक्का दे दिया, तो मैं नीचे गिरूंगी कि ऊपर जाऊंगी? 100% है नीचे ही आऊंगी। छत से जब कोई धक्का मारेगा तो मैं नीचे ही आऊंगी। फुटबॉल थोड़ी हूँ कि वो लात से मार के ऊपर कर देगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो मैं कहाँ आऊंगी? नीचे की तरफ आऊंगी। तो यहाँ पर है कि अगर इस हाइट से, छत की हाइट से, रूफ की हाइट से आपको कोई नीचे फेंक रहा है, क्या कर रहा है, एक रूफ है या छत है, उसके ऊपर आप खड़े थे और ये आप हैं या मैं हूँ,
इसको क्या कर रहे हैं, कोई आदमी आता है आपको धक्का देकर नीचे की तरफ धक्का मार देता है, ये है आपका अर्थ सरफेस। जब आपको कोई आदमी ऊपर से धक्का मारकर नीचे गिराता है, या किसी और बॉडी को ले लो, सपोज कर लो कि अगर किसी बॉडी को हम ऊपर से छोड़ते हैं और वो नीचे आती है, ठीक है, तो आपको बताना है कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी। इनिशियल मतलब शुरुआती, जहाँ से वो स्टार्ट हुआ था। तो जब वो खड़ा होगा या वो बॉडी आपका स्टेशनरी पॉइंट पर होगा, तभी तो आप उसको हाइट से नीचे गिरा सकते हैं। जैसे ये हाइट के ऊपर है, अभी ये कैसा है, रेस्ट पे है, बिकॉज यहीं से हमें इसको धक्का देना है। तो जब हम इसको धक्का देंगे, ये देखो गिर गया, तो इसका मतलब है पहले जहाँ पर ये बैठी हुई थी, जहाँ वस्तु रखी हुई थी, वहाँ पर उसकी वेलोसिटी क्या थी, 0 थी, बिकॉज वो स्टेशनरी पॉइंट पर था। तो इसका मतलब है कि जब किसी बॉडी को हम ऊपर से नीचे ढकेलते हैं तो वो पहले स्टेशनरी पॉइंट पर होता है, एंड देन इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या होती है, 0 होती है। तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी भी कितनी हो जाएगी, 0। मतलब अपवर्ड फेंकोगे तब भी 0 होगा, और जब डाउनवर्ड करोगे तब भी कितना होगा, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, ठीक है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन इसके बाद, तो ये समझ में आया, आई होप आपको समझ में अच्छे से आ रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द अर्थ अट्रैक्ट्स एन एप्पल। हाँ, तो आपने एक कहानी सुन रखी होगी, जब ग्रेविटेशन कैसे डिस्कवर किया गया या फोर्स को किसने डिस्कवर किया। तो आपको पता है सर आइजैक न्यूटन ने किया था, ये बात सभी को पता है, बच्चे को पता है कि न्यूटन जी ने ही आपके फिजिक्स को लाया हुआ है। अगर वो आज जिंदा नहीं होते तो फिजिक्स नहीं आती, मतलब किसी रीजन वश अगर गुजर गए होते, तो ये लोग कहते नहीं है कि अगर न्यूटन जी मर गए होते तो काश आज हमें फिजिक्स नहीं पढ़ना पड़ता, जब ओवरलोडिंग हो जाता है सब्जेक्ट्स का तब। तो यहाँ पर आपको पता है कि सर आइजैक न्यूटन जी ने ही क्या किया था, डिस्कवर किया था आपका ग्रेविटेशन टॉपिक एंड फोर्स टॉपिक, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने कैसे डिस्कवर किया था, ये बात आप जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो चलिए आज देखते हैं कैसे डिस्कवर हुआ था। तो एक जगह पर बैठे हुए थे न्यूटन जी, क्या है, एक जगह पर बैठे हुए थे, और वहीं सडनली कहो या फिर दुर्भाग्यवश, सौभाग्यवश, जो भी आप कह सकते हैं, आपको जिस तरह से फिजिक्स लगता हो, तो वहां पर न्यूटन जी किसी पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। तो वो पेड़ किसका था, एप्पल ट्री था, एप्पल ट्री के नीचे बैठे हुए थे। ये है आपका एप्पल ट्री, ठीक है, ये एप्पल ट्री है, और इसी के नीचे आपके न्यूटन जी क्या थे, बैठे हुए थे। ये हैं आपके न्यूटन जी। अब ये बैठे हैं कि खड़े हैं पता नहीं चल रहा है, सपोज करो कि ये बैठे हैं, न्यूटन जी बैठे हैं, तभी इसमें जो था सेब लगा हुआ था, कई सारे सेब लगे हुए थे। तो ये सेब जब यहाँ से अपनी शाखा से, अपनी ब्रांचेस से टूटा, तो वो क्या हुआ, फट से आकर न्यूटन के सर पर गिरा। न्यूटन जी के कहाँ पर गिरा, सर पर गिरा। हाँ यार, ये मत कहिएगा कि सर फूटा था मैम कि बचा था, अगर फूटा होता तो आज हम फिजिक्स नहीं पढ़ पाते, और अगर नहीं फूटा है तो इसका मतलब आप पढ़ रहे हैं, और अगर आप पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब न्यूटन जी जिंदा थे उस समय जब इनके ऊपर सेब गिरा। तो सेब गिरने से जल्दी कोई नहीं मरता, लेकिन आम अगर आपके नाक पर गिर जाए तो नाक आपकी फूट जाती है। तो ध्यान से कभी भी आप आम के पेड़ के नीचे जून के महीने में मत सोइएगा, क्योंकि वो आपका नाक बिगाड़ सकता है। इनका तो बच गया क्योंकि ये बैठे हुए थे, बैठने पर नाक नीचे होती है और सारे पोर्शन फेस के नीचे होते हैं, तो इसका मतलब है सर पे लगा है, ठीक है। तो सर पे आई होप आप बच सकते हैं, लेकिन अगर नाक पे निकला ना तो ब्लड का सर्कुलेशन तेज हो जाएगा अपने आप। तो यहाँ पर देखिए कि न्यूटन जी एक पेड़ के नीचे बैठे थे, एप्पल ट्री के नीचे बैठे हुए थे, एंड फिर क्या हुआ, यहाँ पर जब सेब इनके ऊपर गिरा तो अचानक से इनको ये आइडिया आया कि क्यों ये सेब ऊपर नहीं गया, क्यों नीचे आ गया। क्यों ऐसा होता है कि जब हम किसी वस्तु को ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे ही आती है, और वहीं से इन्होंने डिस्कवर किया फोर्स और ग्रेविटेशन नामक टॉपिक। और उसी से रिलेटेड आज हम पढ़ने वाले हैं एक क्वेश्चन जिसका नाम क्या है, देखो क्वेश्चन में क्या है, द अर्थ अट्रैक्ट्स एन एप्पल। जो पृथ्वी होती है वो एप्पल को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। जैसे एप्पल पेड़ के ऊपर से गिरा, अब एप्पल को छोड़ो आम को ही ले लो, तो आम भी क्या होता है, पेड़ के जब टूटता है पेड़ से तो कहाँ जाता है, नीचे आता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है। दैट्स राइट। आपका जब भी मैंगो ट्री से मैंगो टूटता है तो वो हमेशा नीचे आता है,
और नीचे आने के बाद ही आप उसको खा पाते हैं। तो ऐसे ये कह रहे हैं कि एक एप्पल ट्री है और एप्पल वहां से नीचे अर्थ की तरफ आ रहा है, ठीक है। डज द एप्पल आल्सो अट्रैक्ट द अर्थ, क्या अर्थ एप्पल को अट्रैक्ट कर रहा है? तो अट्रैक्ट कर रहा होता तभी तो एप्पल नीचे आएगा, अन्यथा कैसे नीचे आएगा? जब हम किसी चीज़ से अट्रैक्टेड होते हैं तभी हम उसके पीछे भागते हैं ना। अब जैसे मान लो एक फीमेल जेंडर है, वो जा रही है, वो बहुत अच्छी है, उसके स्वभाव भी बहुत अच्छे हैं, एंड लाइक दैट आपको वो बहुत अच्छी लग रही है, तभी ना आप उसके पीछे पीछे भागते हैं। कब भागते हैं? जब वो आपको बहुत अच्छी लगती है। इस दुनिया में बहुत सारे अच्छे लोग हैं, अब सपोज करो बहुत सारे हैं, तो लेकिन हम पीछे किसके भागते हैं? किसी एक के। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो हमें क्वालिटी पसंद आती है, जो क्वालिटी हमें चाहिए वो उसमें होती है। तो यही इसमें भी कह रहे हैं कि डज द एप्पल आल्सो अट्रैक्ट द अर्थ, क्या एप्पल अर्थ से अट्रैक्ट होता है जो नीचे आता है? तो ऑफकोर्स अट्रैक्ट होता है तभी नीचे आता है, नहीं तो वो कहाँ चला जाता है? ऊपर चला जाता है। तो आपसे पूछ रहा है कि जब कोई एप्पल ट्री से टूटता है तो वो अर्थ की ओर अट्रैक्टेड होता है और जिसकी वजह से वो नीचे आता है। तो आपसे ये चीज़ क्वेश्चन के थ्रू पूछ रहा है, क्या सच में ऐसा होता है कि एप्पल अर्थ से अट्रैक्टेड होता है? अगर होता है तो हाँ या ना में जवाब दो। तो आप आंसर देंगे यस, अट्रैक्ट होता है। अर्थ एप्पल को क्या करती है? अट्रैक्ट करती है। जो हमारी अर्थ है वो एप्पल हो, मैंगो हो या गवावा हो, कोई भी हो, वो फ्रूट्स क्या होते हैं? फ्रूट्स का छोड़ो, और भी जितने भी पेड़ पौधे हैं उनसे लगे फल जो होते हैं वो हमेशा कहाँ आते हैं? नीचे ही आते हैं। वो इसलिए क्योंकि पृथ्वी या अर्थ जो है आपकी वो उस ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करती है, जिसकी वजह से वो सभी नीचे आते हैं। इफ इट डज, व्हाई डज द अर्थ नॉट मूव टूवर्ड्स द एप्पल? ये भी पूछ रहे हैं, बात में भी बात पूछ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्या करता है। पहले तो उन्होंने कहा द अर्थ अट्रैक्ट्स एन एप्पल, पृथ्वी जो है एप्पल को अट्रैक्ट करती है, दैट्स राइट पॉइंट। डज द एप्पल आल्सो अट्रैक्ट द अर्थ, क्या एप्पल भी पृथ्वी को अट्रैक्ट करता है? अब बात तो गड़बड़ हो गई। इनने कहा अर्थ तो एप्पल को अट्रैक्ट करती है, इस बात से मैं सहमत हूं, आप भी सहमत हैं, लेकिन क्या एप्पल भी अर्थ से अट्रैक्ट होता है? तो ऑफ कोर्स होता है, वही चीज मैं बता रही हूँ आपको, ऑफ कोर्स होता है। दोनों के बीच अट्रैक्शन होता है तभी वो एक दूसरे के पास आते हैं। अगर अट्रैक्शन ना होगा तो वो दोनों पास नहीं आएंगे। समझ में आ रहा है? देखो दोस्ती हमारी कब होती है? जब दोनों तरफ से हो ना। जब एक आदमी आपको अच्छा लग रहा है, मान लो ये आदमी है या फीमेल जेंडर है, ये मुझे बहुत अच्छी लग रही है, पर इसको मैं भी तो अच्छा लगना चाहिए, ये लड़का भी अच्छा लगेगा तब ना दोस्ती होगी, कि ऐसे दोस्ती हो जाती है। तो वही चीज इसमें कह रहा है कि अर्थ जो है वो अट्रैक्ट करती है एप्पल को, तो एप्पल भी अट्रैक्ट करता है किसको? अर्थ को। दैट्स क्लियर। अगर अर्थ एप्पल को अट्रैक्ट करती है तो एप्पल भी अर्थ को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। दैट्स राइट। इनके बाद आपसे पूछा है अगर ये करता है, ऐसा होता है, तो क्यों ये नहीं होता है कि एप्पल ही अर्थ के पास आता है, अर्थ एप्पल के पास नहीं जाता है? ये तो वही वाली बात हो गई कि प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं कभी भी प्यासे के पास क्यों नहीं आता है? बात तो दोनों सही है। तो ये वाली कहावत इस पर लागू हो रही है। तो और ये पूछ रहे हैं कि अगर दोनों के बीच ग्रेविटेशन फोर्स या अट्रैक्शन फोर्स होता है तो क्यों एप्पल ही अर्थ के पास जाता है और अर्थ एप्पल के पास क्यों नहीं आता है? क्यों पृथ्वी उठती नहीं है कि आजा मैं तुझे थाम लूंगा, मैं तेरे बिना रह नहीं सकता, तू नीचे आ, बस मैं तुमको थाम ले रहा हूं? तो क्यों ऐसा नहीं करता है? ऐसा इसलिए नहीं करता है क्योंकि जो अर्थ है और जो एप्पल है, इन दोनों का अपना मास होता है। क्या होता है? इन दोनों का अपना अपना मास होता है, और ये मास क्या होता है? अर्थ का ज्यादा होता है, ये ग्रेटर होता है, और जबकि इसका मास लेस होता है। और आपको पता है कि जब भी ग्रेविटेशन फोर्स जो है वो किस पर डिपेंड करता है? मास पर डिपेंड करता है। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। तो अगर किसी बॉडी का मास ज़्यादा होता है तभी उस पर ग्रेविटेशन फोर्स ज़्यादा लगता है। तो अर्थ के पास इसी वजह से ग्रेविटेशन फोर्स ज़्यादा होता है, एप्पल के पास ग्रेविटेशन फोर्स कम होता है, बिकॉज इनके मास जो हैं वो अलग अलग हैं।
अर्थ का मास जो होता है बहुत ग्रेटर होता है, एप्पल का मास बहुत लेस होता है। इस वजह से एप्पल ही अर्थ के पास आता है, अर्थ कभी भी एप्पल के पास नहीं जाता है। ठीक है, अर्थ कभी भी इसके पास नहीं जाएगा, क्योंकि इसके पास अब भैया एक देखो घर में क्या होते हैं, अगर मान लो आपके घर में बाई चांस क्या है कि एक बहुत मोटा तगड़ा आदमी है, बहुत मोटा है, मतलब एकदम समझ लो भीमलाल, ठीक है, वैसा आदमी है, और एक है पतलू आदमी कुपोषण मरीज, तो बताओ कौन ज़्यादा जल्दी जल्दी उठ कर काम कर सकता है? कुपोषण मरीज का मतलब एकदम है नहीं, मरीज मत कर देना, नहीं वो बिस्तर पकड़ लेगा तो वो उठ ही नहीं पाएगा, काम कहाँ से करेगा। मतलब एक हेल्थी आदमी की बात कर रहे हैं और एक बहुत मोटे आदमी की बात कर रहे हैं। तो हेल्थी आदमी जल्दी काम करेगा, मोटा आदमी 100% है, हेल्थी आदमी जल्दी उठ बैठ लेगा, और मोटा आदमी टस से मस जब तक करेगा तब तक उसका एक काम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या पड़ रहा है कि जो मोटा आदमी है वो पृथ्वी से बंधा हुआ है, उसका अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा है, और पतले आदमी का कम है, इसलिए वो क्या है, टहल रहा है। तो जिसका मास ज़्यादा होता है हमेशा उसके पास अट्रैक्शन पावर ज़्यादा होती है, कौन से ग्रेविटेशन फोर्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, और जिसका मास कम होता है उसका अट्रैक्शन फोर्स हमेशा कम होता है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, ये क्वेश्चन है आपको डिफरेंस बताना है जी और जी के बीच। कभी कभी लिखने को आता है ना, स्मॉल जी एंड कैपिटल जी के बीच रिलेशन एस्टेब्लिश करो, डिफरेंस रिलेशन एस्टेब्लिश करो, क्या होता है डिफरेंस दोनों में। तो आप देखिएगा इसमें आपका ग्रेविटी क्या होता है, ग्रेविटी का मतलब क्या होता है। तो ग्रेविटी वही होता है जो एक्सेलरेशन की वजह से जनरेट होता है, किसके, एक्सेलरेशन के वजह से जनरेट होता है। ठीक है, एक्सेलरेशन की वजह से अगर कुछ जनरेट हो रहा है, कोई ग्रेविटेशन फोर्स जनरेट हो रहा है, तो उसे हम ग्रेविटी कहते हैं। ग्रेविटी हमेशा एक्सेलरेटेड होती है। ठीक है, जबकि ग्रेविटेशन फोर्स जो होता है ये हमेशा इनके मास के प्रोडक्ट के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है, और इनके बीच की डिस्टेंस के हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये कहता है कि मैं इफेक्ट किसकी वजह से जिंदा हूँ, मासेस की वजह से, ऑब्जेक्ट के मासेस की वजह से, और ये कहता है मैं एक्सेलरेशन की वजह से जिंदा हूँ। ठीक है, तो ग्रेविटेशन में जो एक्सेलरेशन होता है, ग्रेविटेशन की वजह से जो एक्सेलरेशन होता है उसकी वजह से आपकी ग्रेविटी जनरेट होती है, और ग्रेविटेशन कांस्टेंट जो है ये किसकी वजह से जनरेट होता है, ग्रेविटेशन फोर्स, जो कि डिपेंड करता है उनके मासेस के बीच, इस वजह से ये जनरेट होता है। ठीक है, अब दूसरी बात इसकी आती है, दूसरा इसका डिफरेंस, ये हमेशा क्या होता है, वेक्टर के स्केलर होता है। ध्यान से बताइएगा, देखो एक्सेलरेशन क्या है आपका, वेक्टर है कि स्केलर है। आपको पता है कि एक्सेलरेशन हमेशा वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसका मतलब है ग्रेविटी भी हमेशा कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, जबकि ग्रेविटेशन कांस्टेंट कॉन्सिस्ट है स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, अब यहाँ पर ग्रेविटी की वैल्यू हमेशा 9.8 कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या कभी कभी 10 हो सकती है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी होती है। जबकि ग्रेविटेशन कांस्टेंट की वैल्यू जो होती है वो आपका कितना होता है, कैपिटल G इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, ये है 3 डिफरेंस हो गए। अगर आपको चौथा डिफरेंस भी लिखना है तो आप इसके फॉर्मूले को लिख दीजिए, G इज इक्वल टू क्या होता है, G_ME/RE स्क्वायर होता है, और इसका फॉर्मूला भी आप लिख लीजिए, F इज इक्वल टू G_M1/M2/R स्क्वायर। तो यहाँ पर दोनों का डिफरेंस आपका 4 डिफरेंस हो गया। ठीक है, आप इसका ये भी लिख सकते हैं, इसकी यूनिट लिख दो, इसकी यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, ग्रेविटी की यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, जबकि ग्रेविटेशन कांस्टेंट की यूनिट हमेशा क्या होती है, किलोग्राम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, न्यूमेरिकल है। तो न्यूमेरिकल देखते हैं क्या कह रहा है, ऑन द मून्स सरफेस, ऑन द मून्स सरफेस, मून के सरफेस पर द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज
1.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कह रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन की बात कर रहा है, वो भी किसकी वजह से, ग्रेविटी जो जनरेट हो रही है वो एक्सेलरेशन की वजह से हो रही है। इसका मतलब आपको स्मॉल जी दिया है, क्या दिया है, स्मॉल जी। आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहे तो समझ जाना आपको स्मॉल जी की वैल्यू दे रखा है। स्मॉल जी की वैल्यू कितना है, 1.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। कह रहा है अब अगर रेडियस जो है मून का रेडियस कितना हो जाए, इफ द रेडियस ऑफ द मून इज 1.74 इंटू 10 की पावर 6, रेडियस कितना हो जाए 1.74 इंटू 10 की पावर 6 मीटर हो जाए, तो आपको मून का मास कैलकुलेट करना है। मास ऑफ द मून आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो ध्यान से क्वेश्चन सुनो। एक क्वेश्चन है जिसमें लिखा गया है कि एक ऑब्जेक्ट है जो एक्सेलरेशन उसमें एक्सेलरेशन कितने का हो रहा है, 1.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का हो रहा है, और उसका जो रेडियस है मून का रेडियस वो कितना दिया है 1.74 इंटू 10 की पावर 6, एंड उसका मास आपको कैलकुलेट करना है। तो मास कैलकुलेट करने के लिए हमें इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो देखो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें स्मॉल जी भी आता है, आर भी आता है एंड यम भी आता है। अभी मैंने लिखा ग्रेविटी का फॉर्मूला जो आपको बताया गया, g इज इक्वल टू जी एम ई अपान आर ई स्क्वायर, या जी एम अपान आर स्क्वायर भी। ई का मतलब यहाँ से क्या है, जी एम ई का मतलब होता है अर्थ ऑफ मास, आर ई का मतलब होता है रेडियस ऑफ द अर्थ। तो हम किसका निकाल रहे हैं, मून का। तो इस पे जो फॉर्मूला लगाएंगे आप, जी एम एम अपान आर एम का स्क्वायर कर देंगे, बिकॉज हम मून की बात कर रहे हैं, हम अर्थ की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप फॉर्मूला रख के कैलकुलेट करिए। फॉर्मूला क्या है आपका, मैंने अभी बताया, z इज इक्वल टू कैपिटल जी यम यम अपान आर एम स्क्वायर, यही है। आपको z दिया गया है, स्मॉल g की वैल्यू क्या है, दिया गया है, मास निकालना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर स्मॉल g की वैल्यू कितना है 1.67, 1.67 इज इक्वल टू कैपिटल जी का मान हमेशा याद रखना 6.67 इंटू 10 की पावर -11। ये यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, इसलिए इसकी वैल्यू कभी भी नहीं बदलती, किसी भी क्वेश्चन में नहीं बदलेगी आपकी, ठीक है। तो 1 इंटू मून का मास आपको कैलकुलेट करना है। रेडियस देख लीजिए कितना है, रेडियस ऑफ द मून कितना है 1.74 इंटू 10 की पावर 6, 1.74 इंटू 10 की पावर 6, ठीक है। ये हमने जितनी भी वैल्यूज दिया था सभी को 1 बाय 1 करके प्लेस कर दिया। अब यहाँ पर देखिए 1.67 इंटू कितना हो जाएगा, ये वाला, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, बिकॉज इधर डिवाइड में है एक टर्म में, दूसरे टर्म में आएगा तो वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 1.74 इंटू 10 दी पावर 6 इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10 दी पावर -11 इंटू mm हो जाएगा, ठीक है। अगर ये हो गया है तो हमें मास निकालना है, इसको यहाँ पर एज अ कांस्टेंट करो और इस वैल्यू को इस साइड ले आइए। तो 1.67 इंटू 1.74 इंटू 10 की पावर 6 अपान 6.67 इंटू 10 की पावर -11। यहाँ तक बच्चे लगभग कर लेते हैं, बहुत सारे बच्चे यहाँ तक फाइंड आउट कर लेते हैं, बस इसी के बाद उनको दिक्कत होने लगती है। और वो दिक्कत क्या है, देखिए सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, जैसे ये डिजिट दिया है, ये भी डिजिट है, इन डिजिट्स का आपस में मल्टीप्लाई कर लो। सबसे पहले क्या करो, डिजिट्स का मल्टीप्लाई करो, देन पावर पर आओ। तो यहाँ पर क्या लिखा है 1.67 इंटू 1.74, कितना आएगा इसका कैलकुलेशन, कितना आएगा, यहाँ 8 हो गया,
2.9058, 2.9058 इतना आया। देखो हमने क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई किया है, किसके किसके बीच देखिए, 1.67 और 1.74 को मल्टीप्लाई कर दिया है एंड अपान कर देंगे 6.67, अपान में क्या कर देंगे 6.67 इनटू, अब देखो पावर को कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखो 10 की पावर 6 ऊपर है, इसको ऐसे ही रहने दो, उसके बाद 10 की पावर -11 है, यदि मैं इसको ऊपर ले जाऊंगी तो ये प्लस का 11 हो जाएगा, ठीक है। एंड देन फिर m की पावर m हो गया, मास ऑफ द मून, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ लोगों को डिवाइड करने में भी दिक्कत होती है, तो देखो ये जो होता है मेन इसका टारगेट कि ये कहता है कि अगर 4 डिजिट ऊपर हैं या नीचे हैं कहीं भी, जितने डिजिट डेसिमल के बाद होते हैं उतने ही हमें जीरो वाले से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। जीरो वाले से मतलब क्या है कि जैसे 2.9058 है अपान 6.67 है, तो आप इसको 1000 से ऊपर और 10,000 से नीचे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो जब आप 10 इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि आपका न्यूमेरिकल जो है इसी बेस पर है, तो आपको मल्टीप्लाई बहुत लोग करते भी हैं, करना नहीं चाहिए, ऐसे ही आप समझ सकते हैं कि जब भी आप मल्टीप्लाई करेंगे जीरो इंक्लूड हो जाएगा, और जीरो इंक्लूड होगा तो जैसे 29058 एंड 40 आ जाएगा, और डेसिमल कितने जीरो के बाद लगेगा, 4 पॉइंट के बाद ही लगता है। तो इसका मतलब है कि जब भी हम उतने ही डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं जीरो वाले से, तो हमेशा डेसिमल हटाने के लिए करते हैं, ठीक है। तो यहाँ डेसिमल कितना हो जाएगा, कहाँ पे 29058 हो जाएगा, अपान इस पर भी 4 डिजिट कर दो ऐसे, देखो इक्वल हो गया, तो इसका ये डेसिमल कट जाएगा, तो आ जाएगा 66700 इज इंटू 10 की पावर 11 में 6 ऐड कर दो, कितना होगा 17। तो यम यहाँ पर इसका क्या हो गया 29058 अपान कितना हो गया 66700 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा 17 इज इक्वल टू मास ऑफ द मून। अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, कैलकुलेट करने में क्या है, सिर्फ डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, मास ऑफ द मून आपको पता चल जाएगा, ठीक है। सेम रिलेटेड इसी से दूसरा क्वेश्चन आपका जो है, इसमें भी आपको यही दिया है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ यूजिंग रिलेशन बिटवीन जी एंड जी के बीच रिलेशन एस्टेब्लिश करके आपको इसकी वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पर देखिए फॉर्मूला फिर से वही लगेगा, बिकॉज देखो जी एंड जी के बीच जो रिलेशन एस्टेब्लिश होता है वो यही होता है, जी इज इक्वल टू GM अपान R², ठीक है, ये होता है। तो यहाँ पर आपको क्या निकालना है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब स्मॉल जी की वैल्यू आपको बतानी है, बाकी सभी वैल्यूज आपको दे रखे हैं। तो यहाँ पर देखो g इज इक्वल टू कितना होता है, ये हमेशा 6.67 इंटू 10 टू पावर -11 होता है। मास कितना है इसका 6 इंटू 10 टू पावर 24 होल अपान, रेडियस कितना है 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 का होल स्क्वायर। अब यहीं पर आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है कि कैसे अब इसके आगे सॉल्व करें। कुछ नहीं करना है, 6.67 का 6 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, कितना आएगा, देखो स्मॉल g इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, करो मल्टीप्लाई, आएगा ये आएगा 0.2 डिजिट पर लग जाएगा इनटू 10 टू द पावर, देखो मैंने 6.67 का 6 से मल्टीप्लाई किया है एंड देन 10 की पावर -11 में 10 की पावर 24 ऐड कर लो, क्योंकि जब भी बेस इक्वल होता है, बेस कैसा होता है इक्वल होता है, तो उसकी जो पावर्स होती हैं वो ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ -11 में 24 ऐड करोगे तो ये सब्सट्रैक्ट हो जाएगी, बिकॉज इसके पास एक क्वांटिटी के पास एक डिजिट के पास क्या है माइनस है एंड देन दूसरे के पास क्या है
प्लस है, तो 4 में से 1 गया 3 एंड 3 में से 1 गया कितना, सॉरी 2 में से 1 गया कितना बचा 1। तो 24 में से यदि 11 रिमूव किया कितना आ गया 13 आ गया। तो यहाँ पर आप 13 लिखिए एंड होल अपॉन 6.4 का स्क्वायर करना है। तो यहाँ स्क्वायर करने के लिए आप क्या करते हैं, डबल बार मल्टीप्लाई। डबल बार मल्टीप्लाई का मतलब 6.4 का 2 बार। तो यहाँ 6.4 इंटू 6.4 करेंगे तो कितना आएगा 4096। 2 डिजिट पर आपका क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा, तो आएगा 4.96 इनटू, देखो पावर कैसे मल्टीप्लाई होता है, यहाँ 6 है ना 10 टू पावर 6 और इसका स्क्वायर करेंगे तो 10 की पावर 6 का आप स्क्वायर करेंगे तो जहाँ 36 नहीं पड़ेंगे या 6 या 36 नहीं पड़ेंगे। आपको क्या करना, बस इससे मल्टीप्लाई कर देना है। 10 की पावर 6 इंटू 2 और 6 इंटू 2 करते हो 10 की पावर क्या बन जाएगा 12 बन जाएगा। तो आपको 36 ना लिख कर क्या लिखना है 12 लिखना है। तो यहाँ पर 12 कर दीजिए, 10 टू पावर 12 हो गया, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसको बस सॉल्व कर देना है। सॉल्व करने का मतलब सिर्फ डिवाइड करना है। तो यहाँ अलग साइड पे देखिए, यहाँ कितना लिखा है 40.02 ना, और यहाँ पर कितना लिखा है 40.96। तो दोनों में पॉइंट के बाद, डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, 0 to 96 2 डिजिट है ना। तो इसका मतलब है ये डेसिमल इस डेसिमल से खत्म हो जाएगा, आएगा 4002 अपान 4096 इंटू 10 की पावर को अब ऊपर नीचे जो है उसको एक साथ ले लो। तो ये 10 की पावर 13 ऊपर है इसलिए ये वैसा ही रहेगा, लेकिन ये जो 12 की पावर है ना ये नीचे है, इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 10 की पावर -12 और यहाँ आ जाएगा 4002 अपान 4096 इंटू 13 में से 12 माइनस करेंगे तो 10 टू पावर 1 आ जाएगा, और 10 की पावर 1 का मतलब ओनली 10 होता है। तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 40020 अपान 4096 हो गया। अब इसी को डिवाइड कर दो तो आपको पता चल जाएगा कि उसकी ग्रेविटी कितनी है, बस डिवाइड करना है और आगे पीछे नहीं, ऐसे 4096 डिवाइडेड बाई 40020 ऐसे डिवाइड कर देना, आंसर आ गए। ज़्यादा छोटा नहीं करना है क्योंकि पॉइंट का 2 ही डिजिट आपका माने रखता है, ठीक है।